चलिए दोस्तों, आज हम अपने गेस्ट, अपने शानदार लीडर सतीश सर का स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग सतीश मेहता सर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें कि जो आज उनकी आपको लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में सुनने को मिलेगा। कैसे आज वो इस बिजनेस के अंदर आए और इतनी शानदार तरीके से सक्सेस लेते हुए जा रहे हैं। एक के बाद एक सक्सेस उनकी लाइफ में आ रही है। तो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी आप सभी सुनने को तैयार हैं? बिल्कुल 100%। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है सतीश सर, सबसे पहले आज की इस लाइव चैट, लाइव इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पे आपकी कहानी, आपकी जवानी लोग सुनने को तैयार हैं। और यही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आपकी बातों को सुन के इंस्पायर होंगे, समझेंगे, और वो भी सोचेंगे काश हमें भी अभी कुछ और कर लेना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि जिंदगी बस बहुत हो गई, वहां पे आप उनके लिए एक होप है कि जिंदगी दोबारा से रीस्टार्ट की जा सकती है। तो सतीश सर, सबसे पहला सवाल आज मेरा आपसे, कि सबसे पहला सवाल सर मेरा सेम वही आपसे भी है कि आपकी लाइफ एसली पेस से पहले क्या थी? आप क्या करते थे? थोड़ा अपने बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आपके बारे में पहले से नहीं जानते। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसा कि मेरा नाम सतीश मेहता, आपने बता ही दिया। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो जान जाएंगे। और जैसा कि मेरे बचपन, मेरे पैदाइशी जो हुई थी लखनऊ, लखनऊ में हुई थी। और लखनऊ शहर में मैं पैदा हुआ था। वैसे मैं बेसिकली उत्तरांचल का रहने वाला था, लेकिन मैं पैदा ही लखनऊ में हुआ और मेरी पढ़ाई भी लखनऊ में ही स्टार्ट हुई। और जैसा कि सभी पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी गया और साथ ही साथ मैंने अपना इंटर किया। और इंटर मेरे को 2 बार करना पड़ा सर, क्योंकि इंटर पहले मैंने किया तो मेरे को मतलब मिला कॉमर्स। कॉमर्स करने के बाद मेरा क्या हुआ कि मेरी इच्छा थी साइंस पढ़ने की। तो मेरे को दोबारा से मैंने उसको सर प्राइवेट से किया, और प्राइवेट से करने के बाद मैंने बायोलॉजी चुनी, क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। तो पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे भी नहीं हो पाए, लेकिन साथ ही साथ मुझे क्या हुआ, मौका मिला आर्मी में एज ए मेडिकल प्रोफेशनल में इनरोलमेंट हो गया। और पढ़ाई के बीच में मैंने सर थोड़ा स्ट्रगल भी किया, जी। कि मतलब बीच में मैंने एक मार्केटिंग भी की थी। तो जब मैं जब पढ़ाई के साथ साथ मार्केटिंग करता था, हम्म। तो साइकिल पे मैं टाई लगा के जाता था। तो अच्छा। मेरे दोस्त लोग मेरी काफी हंसी मजाक उड़ाते थे कि देखो ये जा रहे हैं टाई लगा के। तो मेरा शौक था पहले से सेल्स में। तो जी। सेल्स का काम मैंने किया पहले। और साथ ही साथ कुछ अपने जेब की इनकम को बढ़ाने के लिए मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाए। जी। मतलब प्राइमरी क्लासेस को ट्यूशन भी पढ़ाए। करते करते फिर मैं बीच में आर्मी में चला गया सर। अच्छा। तो डॉक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन मैं कंपाउंडर बन गया। कंपाउंडर बना तो मैंने वहाँ वहाँ मैं पढ़ाई से बचने के लिए एक्चुअली गया था आर्मी में। लेकिन जब मैं आर्मी में गया तो वहाँ देखा, तो वहाँ तो मेरी पढ़ाई ने पीछा ही नहीं छोड़ा। क्योंकि आपको पता है आर्मी में भी क्लासेस चलती हैं। क्लास 3, पहले क्लास 4 उल्टा चलता, वहाँ क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 करके। हम्म। वहाँ भी काफी बुक्स आ गई। मैं हम्म। कही पढ़ाई तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत बोलते हैं ना, घुमा फिरा के ले जाती है आदमी को एक उस जगह पे जहाँ पे वो जाना नहीं चाहता, लेकिन वो पहुंच जाता है। जी। तो मैं घूमते घूमते मेरे को पढ़ना पड़ा। फिर बायोलॉजी में पता ही है आपको, बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ती है। जी। तो मैंने सर आर्मी में करीब 26 साल सेवा की। जी मतलब सर। अपना भी पालन किया और लोगों की सेवा भी की। 26 साल 26 साल नौकरी की जब आपने? जी सर, 26 साल नौकरी की है। और मैं ये बताना चाहूंगा, जो अभी युवा पीढ़ी मुझे सुन रही है, कि यानी कि मैंने 26 साल आर्मी में की। उसके बाद सर मैंने रिटायर हुआ, तो मैं जब रिटायरमेंट के बाद जब मैं मार्केट में उतरा, ट्रेडिशनल मार्केट में आया, जी। तो लमसम मेरे को कोई खास अमाउंट नहीं मिला था रिटायरमेंट का। उस अमाउंट को लेके मैं मार्केट में जब गया, तो मैं कहा एक बढ़िया सा प्लॉट या मकान देखता हूँ, खरीदने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे जेब में थे सिर्फ 16 लाख रुपए। अब मैं जहां जहां अप्रोच कर रहा था, कहीं 50 लाख, कहीं 60 लाख, इससे नीचे कोई बढ़िया जो मेरे को पसंद आ रहा था वो जगह नहीं मिल पा रही थी। जी। तो मेरे होश उड़े। और फिर मेरे बच्चे थे, थोड़ा बड़े थे, और पता है आपको गवर्नमेंट जॉब में मैंने ये पाया
कि गवर्नमेंट जॉब आदमी को क्या है कि ना तो बढ़ने देगी ना ही गिरने देगी, बीच में रखेगी। और बीच में रखती है तो उसमें टीए डीए के रूप में कुछ अमाउंट हमको दे देते हैं, लेकिन मार्केट में अगर हम उसकी तुलना कर दें तो वो इक्वल होता है, यानी कि हैंड टू माउथ। जी सर। गवर्नमेंट जॉब से मैंने ये देखा कि कोई रिच नहीं बन पाता, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे पास 26 साल का गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस है। फिर जैसा जब मैं रिटायर होके आया तो मेरी जस्ट, आपको पता है कि आर्मी पर्सन की रिटायरमेंट के बाद जो है पेमेंट जस्ट हाफ हो जाती है, आधी। जी। तो मेरी आधी हो गई पेमेंट और बच्चे बड़े बड़े, तो मैंने कहीं ना कहीं तो जॉब करना था। तब जॉब के लिए मैंने ट्राई किया तो किसी ने कहा बढ़िया सा सीवी बना लो आप, और बढ़िया सीवी बनाओ, और बढ़िया कोट पैंट टाई खरीदो और इंटरव्यू की तैयारी करो। और बोला दो पेपर आते हैं, जो कि दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स और नौकरी के बारे में काफी कुछ निकलता है। तो मैंने वैसे ही किया, क्योंकि पेमेंट आधी हो गई थी और बच्चे बड़े थे, हायर स्टडी कर रहे थे, पैसों की आवश्यकता थी। तो मैं ऐसे करते करते मैंने जॉब ढूंढते 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 मैंने कई इंटरव्यू दिए। जी। मेरे मतलब आउट ऑफ सिटी, जैसा मैं लखनऊ का रहने वाला, तो मेरे बाहर बाहर से भी कॉल आया, लेकिन बाहर से कॉल आने का मतलब कि वहां से मेरा जो पेमेंट उनने नियुक्त किया 20-25 हजार रुपए। और जी। मैं अगर घर छोड़ के बाहर जाता और वहां रहता तो मेरी जेब में 5-10 हजार रुपए बचते। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जॉब करूंगा तो अपनी सिटी में करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। जी। तो फिर मैंने ढूंढता रहा, मेरे को कहीं जॉब नहीं मिली। और एक लास्ट मेरे को एक, जब मैं थक हार के बैठा तो एक दिन मैं पेपर को पलट रहा था, तो मैंने देखा उसमें ईसीएचएस पोलो क्लिनिक की वैकेंसी निकली। क्योंकि मैंने जब सिविल में गया, सिविल में ऐसा देखा कि वहां मोल भाव होता है पेमेंट को लेके। हम्म। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को लेके मोल भाव किया। जी। मैंने जैसे 30 हजार मांगा, उनने कहा नहीं सॉरी 20 हजार। जी। तो ऐसे करके मैंने कई जॉब्स को रिजेक्ट किया। और फिर मैंने जब देखा ईसीएचएस, तो मैं कहा यहाँ ठीक है, मैंने सैलरी का पता किया तो बोला 15 हजार है, और टाइम, उसमें टाइम कम है, टाइम अच्छा था, मतलब 8 से लेके 4 बजे तक का टाइम था। मैं कहा ये सूटेबल है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि 12 घंटे का बोलते हैं, लेकिन आपको वहाँ 14 से 15 घंटे करना पड़ता है। और सब जो मेरे रीच से काफी दूर थे, कम से कम 15-20 किलोमीटर। यानी अगर मेरे को 20 हजार भी वहां सैलरी मिलती तो जस्ट लाइक वो आधी ही समझिए, 10 हजार, क्योंकि बिल्कुल। कन्वेंस में मेरा आधा पैसा खर्च हो जाता। तो उससे बेटर मेरे को मेरे घर के नजदीक ईसीएचएस लगा। मैं सर वहाँ इंटरव्यू में गया, और इंटरव्यू में जब मैं गया तो मेरे पास कार थी पहले भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा शौकीन आदमी था, तो कार और ये गाड़ी वाड़ी का मैं काफी शौकीन आदमी था। तो मैं काफी इसमें शौक रखता था। तो मैं क्या हुआ, बढ़िया से टाई कोट पहन के इंटरव्यू में जब प्रवेश किया, मैंने वहाँ आर्मी के अंदर ही मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और सेम डे डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू था, मतलब कंपाउंडर का भी था और डॉक्टर का भी था। जब जी। मैं अंदर एंटर किया तो उन्होंने सोचा कोई डॉक्टर आ गया ये, तो वो सब पर्सनालिटी देख के मेरे को सैल्यूट मारने लग गए। मैंने भी जय हिंद करते हुए अंदर गया। जब मैं अंदर गया तो मेरे को कुछ डाउट लगा, मैं कहा कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा सर, मैंने उनसे पूछा वेर इज योर वॉशरूम। तो उनने कहा सर पीछे की साइड में, बैक साइड में। मैं गया, मैंने अपनी टाई उतारी, जेब में डाला। और जब मैं वहां पीछे गया तो मैंने पता किया भैया और इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर एक बंदा मिला है मेरे को पीछे, तो बोला आप जस्ट पीछे एक हॉल है वहां चले जाइए। जब मैं वहां पहुंचा सर, तो एक वैकेंसी थी, और जब मैंने वहां देखा तो कम से कम 30-40 लोग बैठे हुए थे। हम्म। तो मैं कहा यहाँ तो बड़ा टफ है मामला। तो वहां मैंने नजर दौड़ाई तो उस बीच में मेरे को एक व्यक्ति, जो मेरा पुराना जानने वाला, मेरे को परिचित मिला वहां, जिनका नाम खरे सर था। मैं कहा अरे खरे सर आप अभी तक यहीं हैं, आपको जॉब नहीं मिली? बोला सर जॉब तो मैंने बहुत जगह की, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि सिविल में जॉब करना आसान नहीं है। जी मैं कहा सर। अच्छा। तो मैं कहा यार, तो हम लोग की, मैंने मन ही मन सोचा इतने पुराने पुराने लोग बैठे हैं तो मेरी वैकेंसी कैसे निकलेगी। लेकिन मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। मैं कहा खरे सर, अगर आप मार्केट में जाएंगे और आपको कोई गाड़ी चुननी होगी, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही सर। तो मैं कहा अगर आप मार्केट में जाएंगे, गाड़ी चुनने जाएंगे, तो वो थे 2000, मतलब 2000 का मॉडल था वो, उनका मतलब रिटायरमेंट डेट 2000, और मैं था तब 2013 मॉडल। तो मैं कहा सर आपके सामने दो गाड़ी रखी होगी, एक 2013 मॉडल, एक 2000 मॉडल।
तो आप कौन सी चुनेंगे? बोला सर मैं 2013 वाली लूंगा। मैं कहा सर 2013 वाला तो मॉडल मैं हूँ। तो ऐसे करके मैंने उनसे जस्ट जोक किया। हम्म। और जब मैं इंटरव्यू गया तो इंटरव्यू खुदा ना खास्ता मेरा ही सिलेक्शन भी हो गया सर। 2013 मॉडल तो सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन हो गया तो मैं, जी सर, 13 मॉडल सेलेक्ट हो गया। अब 13 मॉडल सेलेक्ट होने के मैं अंदर अंदर बहुत खुश था कि चलो मेरे को जॉब मिल गई, कुछ तो राहत मिली। तो जब मेरा सिलेक्शन लेटर मेरे हाथ में आया तो मेरे फिर होश उड़े। जब मैंने उसमें सैलरी देखी तो 7,500। मैं सोचा शायद मिस मिस प्रिंटिंग होगा। तो मैं दोबारा से उस क्लर्क के पास गया और मैं कहा सर ये देखिए तो इसमें पेमेंट क्या लिखा है, कुछ गड़बड़ है मेरे को लग रहा है। तो उन्होंने देखा, 2 बार पलट के देखा तो बोला ये तो सही है। मैं कहा 7,500? मैं कहा सर ये तो बहुत कम है, ये तो लेबर ग्रेड से भी बहुत कम पेमेंट है। बोला सर आप अंदर जाके इंचार्ज ऑफिसर हैं उनसे पता कर लो। हम्म। तब मैं फिर इंचार्ज ऑफिसर के पास गया। और जी। वहां गया तो मैं क्या, मैं कमिन सर? बोला हाँ कमिन। मैं कहा सर एक चीज पूछना चाहूंगा, तो मैं तो जो जैसा पता किया था कि सैलरी 15,000 है और इसमें तो 7.5 लिखा है। बोला सर वो सही लिखा है। एक्चुअली क्या था, जो आपकी वैकेंसी जो सेलेक्ट हुई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल हुई है, और परमानेंट की जो है 15,000 है और आपकी जो है 7.5। मैं कहा सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा ये जॉब। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा रुको रुको। वो भी एक बुजुर्ग ही थे, कर्नल साहब। हम्म। तो उनने मेरे को ऑफर दिया कि अच्छा ठीक है 1 महीने के अंदर मैं आपकी सैलरी इंक्रीज कर दूंगा, आप वेट करिए, वैकेंसी मंगा रखी है। मैं कहा ठीक है सर 1 महीना करूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। बोला ठीक है। तो वैसे मैंने 1 महीना किया था, 1 महीना तो नहीं, 1.5 2 महीना उनने मेरा निकाल दिया। लेकिन फिर मेरी बात, उसके बाद मेरी सैलरी जो बढ़ गई सर। फिर जी। उसी दौरान क्या होता, मेरे एक मित्र थे बहुत पुराने, मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ते थे। तो हम्म। सडनली वो मेरे को टकराए एक दिन। हम्म। और वो नेटवर्कर थे। हम्म। तो वो मेरे को टकराते हैं तो उनने मेरे को ऑफर दिया, बोले यार कल क्या कर रहे हो, संडे है। मैं हम्म। कहा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली रहता हूँ संडे को तो। हम्म। तो बोला ठीक है तो मेरे साथ चलना है, एक मीटिंग हॉल है वहां चलेंगे, वहां पार्टी भी है, खाएंगे पियेंगे आएंगे। मैं कहा ठीक है ओके। और जी। वो मेरे को बैठा के अपनी स्कूटी में पीछे ले गए। और वो था एक कंपनी, सेप शॉप, जिसमें कि मैंने 2014 में एंट्री मारी थी उसमें। हम्म। तो जब मैं गया तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी, आपको पता ही है मार्केटिंग में बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो करोड़ों की बातें हो रही थी। तो मेरे तो कुछ बातें ऊपर से जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो यार जो भी है दोस्त लाया है। तो उसने कहा सर ये फॉर्म है, 500 रुपये का फॉर्म था, वो भरा मैंने। बोला फिर बाहर, बोला बाहर आया तो बोला आपको एक पैकेज भी लेना पड़ेगा, उसमें सूट साड़ी का कुछ पैकेज चलता था। मैं कहा ठीक है यार ले लेंगे। तो मैंने करके बड़ी आसानी से उसको हाँ कर दिया और उसमें ज्वाइन कर लिया। सर ज्वाइन किया तो मेरे को एक चीज उसमें अच्छी लगी, क्योंकि उसमें मेरे को उनने ये बोला कि मेहता सर आपको, मेहता मेरा दोस्ती था वो, मेहता करके बोला यार तुमको थोड़ा ड्रेस, टाई और कोट पहन के आना पड़ेगा। मैं कहा ये चीज मेरे को पसंद आई, क्योंकि अभी तक मेरे को किसी ने फौज में बोला ही नहीं था कि ट्राईकोट। तुम टाई कोट पहन के आओ करके। तो इसी बात पे मैं उनके साथ एग्री हो गया जाने के लिए। तो जब भी वो बोलते थे मीटिंग, बोला हर मीटिंग में आपको टाई कोट पहन के आना पड़ेगा। फिर मैंने 2 3 जोड़ी टाई कोट खरीदा और मैं उनके साथ लग गया। हम्म। और करते करते सर मैंने उसमें काम किया। लेकिन मेरे को वो अचीवमेंट्स वहाँ नहीं मिल पाए। मैंने काम किया वहाँ भी, बहुत अच्छा काम किया, फास्ट काम किया। और विद इन, जबकि वहाँ सिल्वर बनने में बहुत लाले पड़ते थे, मैं विद इन 28 डेज में सिल्वर बन गया था। मतलब 50 की टीम मैंने बना ली थी। और करते करते जब मैं काफी हुआ, फिर वहाँ क्या हुआ, प्रोडक्ट को लेके थोड़ा सा इश्यू हुआ कि प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं आते थे, जिसको भी हम देते थे वो रिजेक्ट कर देते थे। क्योंकि जी। आपको पता है कि कपड़ा ऐसा चीज है, वो हर की पसंद होती नहीं है। तो हम्म। ऐसे करते करते फिर मेरे को धीरे धीरे हम उसमें, मतलब एक समय ये आने लगा सर कि उसमें एक तो मेंटरशिप की कमी थी, और प्लस क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स की कमी थी। ये करते करते हम उसमें फिर सिर्फ नाम के लिए ज्वाइन थे। सन 2018 तक मतलब उसमें हमने काम किया। 4 साल का ड्यूरेशन था, वर्किंग पीरियड को गिनते हैं तो 1.5 2 साल ही निकल के आता है। जी। तो इस तरह से मैंने अपने मतलब बचपन की शुरुआत की और इस बचपन से मार्केटिंग लाइन लेके में और प्रवेश नेटवर्क किया। मार्केटिंग से आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन आपसे अगला सवाल है सर कि एडब्ल्यूपीएल आपको कैसे मिली, और आपने एडब्ल्यूपीएल जब चुनी तो क्या आपके मन में सवाल थे, क्या आपने कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए, थोड़ा सा इस जर्नी को और बताएं। ये बहुत ही कठिन जर्नी थी सर, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए।
जैसा कि मैं आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी में लाने के। आप ही हमारे जो भी मार्गदर्शक रहे हैं। तो जैसा कि आपने मेरे को अप्रोच किया था, शायद 19 दिसंबर को, कब अप्रोच किया था मेरे को एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। जनवरी या दिसंबर या जनवरी में आपने अप्रोच किया था कि मेहता सर ऐसे ऐसे करके। आपकी और मेरी मुलाकात शायद सन 2015 में नैनीताल में एक बार हुई थी। हाँ, एक बार हुई। तो हाँ, तो मैं आपको देखता तो था, आपको देखा, मैं क्या बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, स्मार्ट है और काफी मतलब टैलेंटेड हैं व्यक्ति। तो मैंने चलो आपकी बात सुनी। तो आपने जब ऑफर दिया कि मैंने ऐसे ऐसे एक आयुर्वेद कंपनी की शुरुआत की है, तो हम्म। मेरे मन में वाकई में जो मैं बता रहा हूँ, नेट मार्केटिंग को लेके मैं बहुत ही नेगेटिव हो चुका था, कि मैंने कसम खा ली थी कि अब नेटवर्किंग नहीं करूंगा। जी। तो जैसा आपने मेरे को अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक कंपनी है, आप करिए करके, तो शायद मैंने आपको आपकी कुछ बात पे उतना गौर नहीं दिया स्टार्टिंग में। और मैंने आपको, आप जब ज्यादा फोन करते थे, शायद मैंने आधार कार्ड आपको दे दिया था, शायद हम्म। आधार कार्ड दे दिया था, लेकिन मैंने फिर आपको ब्लॉक कर दिया जब आपके ज्यादा कॉल्स आने लगे सर के। तो मैंने क्या किया, सर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। और मैंने सर को फिर अनब्लॉक कब किया, जून के महीने में शायद आपका एक चेक देखा मैंने, 1 लाख समथिंग का, 1 मंथ इनकम जी। मतलब डाला था आपने फेसबुक पे। तो फिर मैंने, फिर उत्तम जी मेरे साथ जॉब करते थे ईसीएचएस में ही। जी। और इनको भी मैंने पहले सेफ शॉप में ज्वाइन किया था अपने साथ। हम्म। तो मैंने उत्तम जी से डिस्कस किया, मैं कहा यार सर ऐसे देखो, ये सर बता रहे थे और सर का 1 लाख का चेक आ गया, एक महीने का डाल रहे हैं, सही है कि नहीं। जी। तो बोला आप देखो सर, पता करो आप। तो फिर मैंने सर आपको अनब्लॉक किया। और फिर मैंने आपसे बातचीत की, तो आपने कहा ये तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था। तो आपसे आपसे फिर मैंने ऑनलाइन, मतलब जूम के द्वारा मैंने आपसे प्लान देखा, और मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। और क्योंकि उस समय चल रहा था लॉकडाउन और कोविड चल रहा था, तो जब आपने इम्यूनिटी की बात की और आपने गिलोय और ये सब दिखाया, तो मैं कहा ये प्रोडक्ट्स तो हम ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, तो चलो ट्राई करते हैं। ये सोच के मेरा फिर मैंने मतलब शुरुआत की आपके साथ। जी सर। तो एसलीपीएस की शुरुआत आपकी, आप सभी लोग भी देख सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे और अभी सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपके साथ में लोग जुड़ने वाले ही तांडव करते हैं? नहीं, जिंदगी में सफल होने वाले सतीश सर जैसे लोग भी तांडव करते हैं। और जब इस बिजनेस में आते हैं, देखिए, लोगों का, उनका हक है बार बार चीजों को अपने हर एंगल से समझना, संतुष्ट होना, और हमारा कर्तव्य है कि उनको हर तरीके से संतुष्ट करना, फिर अपने साथ में बिजनेस में लेके आना। इसलिए कभी भी सतीश सर की इस बात से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति ना करे चाहे हाँ करे, क्योंकि हो सकता है आज उसको हमारी कोई बात समझ में ना आई हो, लेकिन आने वाले समय में आपकी बात कोई समझ में आ जाए। आप इस लायक बने, इतना साबित करें कि लोग आपको समझ सके। बहुत बढ़िया सतीश सर, बहुत अच्छा लगा आपको इस बात को सुन के। एसलीपेस की शुरुआत आपने बताई, लेकिन एसलीपेस का सफर आपने जब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखिए ये तो स्टार्टिंग की होगी कि आपने चीजों को देखा, स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट करने का, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जीरो से लेके और आज रूबी स्टार आप बन चुके हैं और सफायर आप बनने वाले हैं। इस बीच में क्या उतार चढ़ाव रहे? इस बीच में क्या क्या चीजें आपको ऐसी रही जो आपको चैलेंज के तौर पे दिखी, और ऐसे कौन से पहलू रहे जिन्होंने आपको मजबूत किया यहां तक पहुंचने के लिए? जी सर, जैसा कि मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, तो मैंने आपसे जैसे 100 एसपी का प्रोडक्ट लिया। जी। और जब मैंने उस प्रोडक्ट को मैंने कुछ मतलब खुद भी यूज़ किया। और सबसे पहले मैं उसके बेनिफिट्स बताना बताना चाहूँगा सर, कि हम्म। मैं और उत्तम जी, मैंने उत्तम जी को भी जस्ट ज्वाइन किया था, और मैं फर्स्ट डे में ही, जैसा कि मैं ब्रॉन्ज बन गया था। और मैंने जब प्रोडक्ट उत्तम जी को दिया और वहाँ के कुछ लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे इस प्रोडक्ट के इतने बढ़िया रिजल्ट पाए। यानी कि मेरे पूरे स्टाफ को कोविड हो गया था सर, एक्सेप्ट मी एंड उत्तम जी। हम दो व्यक्ति ऐसे थे कि हमें कोविड नहीं हुआ। और हमने कंटिन्यू जो पिया था प्रोडक्ट, वो था पंचतुलसी और इम्नोडॉल। जी। तो कि जब उसको पी के मैं, और वायरल डॉग, 3 प्रोडक्ट, और फिर हमने उसी को दबा के हमने सेल करना शुरू किया सर। जी। उसी को सेल करना शुरू किया। और उसको सेल करते करते मतलब ये लगाइए कि, और उतना तो प्रोस्पेक्टिंग हो नहीं पाती थी, तो सेल्स
करके हमने काम की शुरुआत की। और जैसा कि रिजल्ट के बाद अ, मैं ये बताऊं कि मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं कहा ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको दबा के शेयर करना चाहिए। लेकिन कोविड की वजह से हम कहीं शेयर नहीं कर पाए। और फिर लास्ट में आप मेरे ख्याल से सितंबर के मंथ में मैंने आप यहाँ आए थे। मैंने बुलाया तो आपको नहीं था, आप फिर भी आ गए थे। तो मैंने कुछ प्रोस्पेक्टिंग की। और चैलेंजेस ये आए कि इस बीच में जब मैं जॉब कर रहा था ना सर, जॉब के साथ साथ ये करना आसान नहीं था मेरे लिए। बिल्कुल। क्योंकि जो मैं की मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कलेक्शन वाले उसमें मैं काम कर रहा था, मेडिकल स्टोर में काम कर रहा था। तो मेरे लिए बहुत टाइम निकालना बहुत ही कठिन होता था। क्योंकि आपको पता है कि ईसीएचएस में जो फुटफॉल होता था पर डे, कम से कम 1200 से 1400 पेशेंट्स आते थे। अब 1400 में से कम नहीं तो 1000 लोग दवा लेके जाते थे। हम्म। और 1000 लोग जब दवा लेके जाएंगे, लेकिन आपको इतना याद होगा कि मैं उस दौरान भी मीटिंग्स को अटेंड करता था। जी, मैंने एक डेफिनेटली। चीज कमिटमेंट किया कि मैं करूंगा तो इसको मतलब एज ए पैशन करूंगा। क्योंकि मेरे को मार्केटिंग के बारे में ये तो पता चल गया था, जो पुरानी कंपनी से मुझे ये तो पता चल गया था कि यहाँ पे जो अचीवमेंट है, बशर्ते कि आप उसे लेने की क्षमता रखते हैं तब। जी। तो मैंने मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स होती थी कि उस दौरान मेरे को मीटिंग्स करने में बहुत दिक्कत होती थी। और हम्म। धीरे धीरे मेरी टीम बढ़ने लग गई थी। नौकरी के साथ साथ जब मैंने इसको किया ना सर, तो मेरी टीम बढ़ने लगी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब मेरे को नौकरी से, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, 5 से 6 घंटे हमें वहां देने पड़ते थे। फिर शाम को 6 बजे से 2 बजे तक हम इतना टायर्ड हो जाते थे कि मुश्किल से एक आध प्लान निकाल पाते थे। तो एक आध प्लान निकाल पाते थे तो फिर उससे काम नहीं बन रहा था। तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि क्या सर मैं जॉब छोड़ दूं तो काम होगा, तो आपने कहा अवश्य होगा, डिसीजन आपका है। तो मैंने सर डिसीजन लिया क्योंकि टीम बढ़ने लगी थी। और मैंने जॉब के साथ साथ ही यहाँ पे टोपाज लेवल को अपना पूरा किया था। हम्म। और जैसे ही मैं टोपाज बना तो मैंने फिर कमिटमेंट लिया कि मैं भैया इस जॉब के साथ नहीं, अब इसे मैं फुल टाइम करूंगा। तो जी मैंने सर। फुल टाइम किया सर। स्ट्रगल तो बहुत आया मेरे को, बहुत कठिनाई हुई। क्योंकि घर की तरफ से भी परेशानी होती थी, जॉब की तरफ से भी परेशानी होती थी। लेकिन ये सब को करते मैंने फुल टाइम का डिसीजन लिया। बहुत बढ़िया सर। तो फुल टाइम करने के बाद में आपका बिजनेस ग्रोथ किया और आप आज अपकमिंग सफायर लेवल पे हैं सर। सही बात है। जी सर। चलिए, अगला क्वेश्चन है सर मेरा कि आपकी तरफ से आप लोगों को क्या सलाह देंगे, या क्यों लोगों को एडोलॉजिकल ही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट के अंदर, लेकिन एसलीपीएस को ही क्यों करें? आप क्या अपना व्यू रखते हैं इसको ऊपर? सर देखिए, जैसा कि मैं इसके लिए सलाह देना चाहूंगा, इसके लिए क्योंकि मेरे पास अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादातर लोग ट्राई करते हैं मार्केट में। जी। और गवर्नमेंट जॉब का आपके पास सामने बंदा बैठा है जो कि 26 साल गवर्नमेंट जॉब करके भी मैं हैंड टू माउथ था सर। जब मैं मार्केट में आया तो मैंने ये पाया कि कुछ भी नहीं है। मतलब सेविंग्स के नाम पे कुछ बचती नहीं, क्योंकि बच्चे इतने बड़े होते हैं। और जब मेरे बच्चों को पैसे की आवश्यकता थी, तब मेरा जॉब से मेरे को क्विट कर दिया गया। मैं वैसे अनफिट नहीं था किसी भी एंगल से, लेकिन ड्यू टू एज, क्योंकि मैं लेट थोड़ा सा एनरोलमेंट हुआ था, मैं ग्रेजुएट होके मैं एनरोल्ड हुआ था, तो मेरे पास एज लिमिट कम थी। तब जी। जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा यहाँ तो भैया बहुत मुश्किल है हम्म। और कठिनाई है। तो फिर मेरे को इसको क्या कहते हैं, मैं ये सलाह दूंगा कि लोग देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना परेशान होते हैं, और आपके सामने गवर्नमेंट जॉब वाला भी व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी इसको कर रहा है, तो यानी कि कुछ तो है इसमें। बिल्कुल समझना चाहिए। मुझे मुझे ये दिखाई दिया कि मैं अपने पूरे सर्विस के दौरान मैं शायद ही किसी 3 स्टार 2 स्टार होटल में भी गया हूँगा सर। हम लोग छोटे छोटे होटल्स ढूंढते थे कम प्राइस वाले। जी। और इस बिजनेस में आके शायद ही कोई ऐसा होटल, ये चाहे वो 3 स्टार हो चाहे वो 5 स्टार हो, मैं ऐसा कोई होटल आपने मेरे को ना घुमाया हो। और ये पूरा थैंक्स और श्रेय जाता है आपको। यानी कि आप ही की वजह से अपलाइन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये तो मैंने समझ लिया कि अपलाइन की वजह से ही मैं इस बिजनेस में आया। और ये सारी जो मेरे को होटल्स के दर्शन घूमने को मिला, ये इसी के माध्यम से मिला। नहीं तो सरकारी जॉब में मैं कभी अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च करके ना किसी होटल में गया,
ना कभी कोई पार्टी मैंने कोई टूर में गया सर। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर देखिए अभी हो सकता है कि आप अभी जॉब ना छोड़े, मैं जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन जॉब के साथ भी अगर कोई कर रहे हैं तो करिए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे यही एक ऐसी संस्था है, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हमें टीम बनाने का मौका मिलता है सर। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट में मैंने देखा टीम बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और मैं यंग यंग यूथ जो भी मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे उनको ये सलाह दूंगा कि यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं एज ए पार्ट टाइम भी इसे मौका मिले तो आप करें, इसको छोड़े ना। क्योंकि आने वाला फ्यूचर यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पे टीम बनाने का मौका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो बहुत अच्छी सलाह आपने दी, क्योंकि आप 26 साल प्लस आपने फिर उसके बाद भी नौकरी करी, उसके बावजूद भी एसलीपीएस करने से कहीं ना कहीं जिंदगी की वो सारी चीजें ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। तो भाई मैं आप सभी को सतीश सर की जो सलाह है उसको मान लीजिए। 26 साल नौकरी करने के बाद भी आपको एसलीपीएस करनी पड़ी तो 26 साल पहले ही कर लो, 26 साल खराब नहीं होंगे, बच जाएंगे आपके, है कि नहीं? तो ये डेफिनेटली अच्छी सर। सलाह है, समय को बचाएं। तो सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लोग आपके बात के मान के चलो काम को स्टार्ट भी कर देते हैं। उन्होंने इसलिए पे स्टार्ट कर दिया, आपकी जर्नी को समझा, सारी चीजें कर दी। अब उनको काम करते हुए ढेर सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी कोई बात, मेन बात जो उनको काम करते हुए ध्यान रखनी चाहिए, जिसको हमेशा वो फोकस करके काम करें, जो इनको सफलता के अंदर हमेशा मदद करे। जैसे बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए काम करते हुए इसमें एक जो सबसे मेन पॉइंट है मैंने यहाँ पे सीखा, जैसा कि मैं आपको पीछे भी बताया था मैंने कि जैसा आर्मी में गया था मैं पढ़ाई से बच के गया था, हम्म। लेकिन पढ़ाई ने मेरा वहाँ पीछा नहीं छोड़ा। जी। और जब मैं वहाँ पढ़ना शुरू किया तो मेरे को अचीवमेंट्स मिले, मेरी मतलब मैंने कहीं भी मैं फेल नहीं हुआ, वहाँ भी मैंने अच्छे से काम किया। तो जी। यहाँ भी मैंने देखा यहाँ पे लोग फेल होने का कारण ही यही है कि जो हमारी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं और उनको हम लोग पैसे की वजह से हो सकता कोई उसको ना करता हो, लेकिन मैं आप सबको ये सलाह देना चाहूंगा कि यहाँ कैसे भी हो, कैसे करके भी मैनेज करके आपको सारे, चाहे वो एलएलटी हो, चाहे एसओएस हो, चाहे 10 कदम हो, ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी। उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करने से ही हम इस काबिल बन पाते हैं कि हम किसी, अगर हम, क्योंकि हमें मार्केट का काम है, हमें लोगों के पास जाना पड़ता है और हम्म। लोग सवाल करते हैं, लोग हमेशा पॉजिटिव सवाल नहीं नेगेटिव सवाल ज्यादा आते हैं। तो उनके अगर हम जवाब देने में सक्षम होते हैं तो सिर्फ ये मीटिंग्स ही हैं, ये मीटिंग्स हैं जो हमें इसको इस काबिल बनाती हैं कि हम लोगों के सामने अपनी बात को रख पाते हैं। तो मैं सबको ये सलाह देना चाहूंगा कि आपको जब भी कहीं भी आपके अपलाइन बोलें कि फलानी जगह मीटिंग है, फलानी जगह प्रोग्राम है, अवश्य उसको कैसे भी आप मैनेज करके, आप कैसे भी करके उसको अटेंड करें। यहाँ से यही एक रास्ता है जो आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए सीखना हर फील्ड में पड़ता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड नहीं, एनी फील्ड में आप जहां भी जाएंगे, अगर उस चीज में आपको महारत हासिल करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने देखा सीखना और सिखाना, यानी कि मुझे तो सीखना है, साथ में जो मेरे साथ वो टीम टिकेगी जिसको मैं सिखा पाऊंगा। जी। अगर मैं नहीं सिखा पाऊंगा तो व्यक्ति हमारे साथ नहीं टिक पाता, इसलिए सिखाना और सीखना बहुत अनिवार्य है इसमें से। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीखेंगे नहीं तो हम अपने काम में कभी बेस्ट नहीं बन पाएंगे। बेस्ट बनने के लिए एजुकेशन होना और सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए सर, अगला सवाल है कि एसलीपीएस करते करते आपने कहाँ कहाँ की ट्रिप्स ली हैं? एसलीपीएस से आप देश विदेश, मुझे ऐसा पता है कि आप विदेश भी घूम के आए हैं और अगली ट्रिप भी बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा लोग भी जाने कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, थोड़ा बताएं सर। जी सर, ये सब घूमने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि शायद अगर ये सिस्टम ना होता, आप ना होते, ये सारे मौके मुझे नहीं मिलते। पहले मैं आपके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब रमेश सर मेरे पास पहले आते थे तो मेरे को तो अच्छी पर्सनालिटी लगती ही थी, प्लस ये थोड़े स्टाइलिश भी थे और स्टाइल को मैं हमेशा पसंद करता था। क्योंकि सर आते थे तो मैकबुक सर के हाथ में रहता था, आईफोन रहता था, आईपैड रहता था, वो एयरपोर्ट रहता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहा सर, ये मैंने सर से सवाल भी किया, क्या सर ये सारी चीजें मेरे पास आ पाएंगी? सर ने एक ही चीज उस समय भी बोली थी कि बिल्कुल आएंगी सर, आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारी बातों को मानेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी।
तो धीरे धीरे करके सर टूर भी आए, जैसे जैसे आप गोवा टूर गए तो हमें गोवा टारगेट जीतने को मिला। सबसे पहले यहाँ पे जब मैं ज्वाइन हुआ था तो सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल का टारगेट चल रहा था सर। जी। तो सबसे पहले तो हमने उसको विन किया और मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। मैंने एक चीज और की कि इसमें जब भी मेरे छोटे स्टार्टिंग चेक्स आए थे मैंने अपनी फैमिलीज को उसमें इन्वॉल्व किया। जी। यानी कि मैं उन पैसों से उन्हीं लोगों के लिए गिफ्ट लाया सबसे पहले। जब जी। मेरा 2,500 का चेक आया था तब मैं घर परिवार वालों के लिए ही लाया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे ये मैंने सीखा था पुरानी मार्केटिंग कंपनी में। हम्म। तो मैंने सबसे पहले उन चेक्स के पैसों से उन्हीं को इन्वॉल्वमेंट किया कि उनको मैंने अपने साथ लिया। जी। अब उनने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। तो हम्म। धीरे धीरे मैं यहाँ से सर आपकी मेहरबानी से 3 बार गोवा टारगेट जीता, मसूरी टारगेट जीता। आपकी मेहनत। और सर जैसा कि मोबाइल टारगेट के बाद मैंने जो बाद में मैं जब टोपाज बना था मुझे थाईलैंड भी जाने का अवसर मिला। अब बताइए अगर मैं इस एज में जो मैंने देखा जो मेरे साथ के कई रिटायरमेंट, क्योंकि फौजी को लोग क्या है ना ज्यादातर नजर देखते हैं गार्ड की नजर से, उनको पता नहीं फौज में टैलेंटेड लोग भी होते हैं, क्वालिफाइड भी होते हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि भैया फौजी के नाम पे गार्ड का कॉलम खुल जाता है। तो हम्म। ऐसा नहीं था। तो हमने गार्ड को नहीं चुना, हमने कहा कि कोई बात नहीं, एज कोई फैक्टर नहीं बनता। और मैंने ये चीज है, मैंने रमेश सर को कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरे से एज में बहुत छोटे हैं और मैं इनकी बात ना मानूं। मैंने कभी हमेशा इनकी हर बात को माना है। उसी उसी का कारण है जो मैं इस लेवल को अचीव कर पाया। ना तो मेरी ताकत थी, ये आपकी ताकत थी, अपलाइन की ताकत थी, मेरे टीम की ताकत थी और पूरे साथियों का सहयोग था जिसके माध्यम से मैं लेवल को इन टारगेट्स को जीत पाया। मेरे अकेले में दम होता तो सर मैं 26-33 साल जो मैंने सर्विस की थी उसमें ये सारे अचीवमेंट्स कर लिए होते। लेकिन ये इतने सारे इतने शानदार टूर, मतलब देश तो छोड़ो विदेश तक मैं घुमाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम, अपलाइन और पूरी गाइडलाइंस की ताकत थी और टीम की ताकत थी जो मैं ये सारे टूर जीता सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने इतने टारगेट जीते हैं। और अगली ट्रिप कहाँ की जाने वाले हैं सतीश सर? अगली ट्रिप मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरी पूरी फैमिली एक्साइटेड है, क्योंकि 4 टिकट मुझे मिलने वाले हैं दुबई के सर। जी। तो अभी से प्लानिंग, मेरी मिसेस तो प्लानिंग बना रही है कि क्या क्या ऑर्नामेंट्स लाने हैं वहां से। सारी प्लानिंगें बन रही हैं। और फैमिली अभी दुबई ट्रिप आने वाली है बहुत जल्दी है। जी सर, दुबई ट्रिप होने वाली ऐसा। बहुत जल्द सर, बहुत एक्साइटेड हैं सर। लास्ट क्वेश्चन सर, सेशन को खत्म करते हुए लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि आपका फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि लोग आपके साथ आते हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ आता है तो वो ये देखता है कि मेरा फ्यूचर है। हमारी फ्यूचर प्लानिंग से लोग अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो आपकी फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है? मतलब 2024 में आप क्या बड़ा करने वाले हैं, क्या क्या आपकी प्लानिंग है अपने काम को लेके? थोड़ा सा लोगों को अगर वो पता लग जाए तो हो सकता है कि लोग आपके साथ में अपना करियर लगाने को और ज्यादा जी तैयार। सर, जी सर, प्लानिंग से पहले मैं कुछ अपने अचीवमेंट्स भी बताना चाहूंगा लोगों को कि जी। मैंने यहाँ से छोटे छोटे सारे बहुत सारे अचीवमेंट लिए, क्योंकि जो मैंने रमेश सर का मोबाइल देखा था वो आज मोबाइल मैंने भी अचीव कर लिया, एक नहीं दो दो आईफोन लिए हम्म। हैं। और जैसा कि मैकबुक जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैकबुक एयर मैंने उसी समय ले लिया था जैसे ही मैं एमराल्ड बना था, मैंने मैकबुक लिया। और उसी बीच में सर मैंने यहाँ से एक स्कूटी भी अपने लिए परचेज की, 70 लाख की करीब, 70,000 की। और मैंने यहाँ से करीब एक 2.5 लाख की बाइक भी खरीदी सर। जब मैं टोपाज बना था तो मैंने 2.5 लाख की एक बाइक, कुछ पैसे अपने मिला के 2.5 लाख की बाइक भी ली। और साथ ही साथ मतलब ढेर सारे अचीवमेंट्स मतलब मिले मुझे। और अगर मैं अपनी इनकम की भी बात कर लेता हूँ, इनकम भी मेरी अगर मैं राउंड ऑफ, हम मार्केटिंग में वैसे राउंड ऑफ इनकम करूँ तो 40,000 समथिंग मेरी मंथली इनकम निकल के आ रही है, जो अभी 3 साल का मुझे टर्नओवर हो चुका है। लेकिन मैं अगर इसमें इसमें भी मैं अपने कार्य पीरियड को अगर मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा मेरा बीच में मेरे फादर को कोविड हो गया था, मैंने 3-6 महीने उसमें स्पेंड किए थे अपने, मैं सिस्टम में बिल्कुल नहीं दे पाया था ड्यू टू कोविड। और बीच में मेरे एक एक्सीडेंट खुद का हो गया था। और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कि मेरा फ्रैक्चर हो गया था। और मतलब डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आप जो है 6-7 महीने तक बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, आपका ऑपरेशन होगा, आपकी क्लिपिंग होगी। लेकिन क्या हुआ कि मेरी ना क्लिपिंग हुई ना मैं 6 महीने बिस्तर पे रहा, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स जिंदाबाद था, जॉइंट क्यूरेटर रॉयल था और थंडर ब्लास्ट था, जिसकी मेहरबानी थी कि विद इन
विद इन ए 4 वीक्स का मेरे को प्लास्टर मैंने लगवाया था, जो कि मैंने उत्तम जी से 2 वीक में ही पड़वा दिया था, कटवा दिया था घर पे ही। और मतलब इतना मतलब रिजल्ट मेरे को उसमें मिला कि मैं आज आपके सामने देखिए चल पा रहा हूँ। हो सकता मैं अगर अपने घुटने का ऑपरेशन करा लेता तो शायद मैं चल भी नहीं पाता, क्योंकि मेडिकल का था, मैं जानता कितने जो नेचुरल चीज और आर्टिफिशियल में अंतर होता है। ये है सर। और बाकी जो जैसा आप पूछ रहे हैं 2024 का जी। जो मेरा कमिटमेंट है, कि मैं अपना जो 2024 में मैं अपना खुद तो डायमंडशिप करूंगा ही करूंगा, और अपने साथ 2 लोग एसएओ, एक एसएओ से एक एसजीओ से एक डायमंड, 2 डायमंड तैयार करूंगा। और बाकी मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं अपने अलग अलग सिटीज में, जैसा मैंने इस सिस्टम की ताकत से अपनी एक ऑफिस का यहाँ पे इनॉग्रेशन लखनऊ में किया था, और जैसा कि मैं एक ऑफिस भी मेंटेन कर पा रहा हूँ, ये सिस्टम की ताकत है। सिर्फ ऑफिस और वेन्यू 1 साल हो गया मेरे को उसको मेंटेन करते हुए। और मैं ऐसे ही 4 से 5 ऑफिस अलग अलग सिटीज में खोलने का मेरा प्लानिंग है सर, फ्यूचर का। और कम से कम अपनी अपने जो टीम में है, जो कम से कम इस आने वाले साल में 20 लोगों को मतलब कार अचीवर बनाऊंगा सर। उसमें मैं 20 लोगों बहुत को कार अचीवर बहुत बनाऊंगा। बढ़िया सर। तो यानी कि सर की फ्यूचर प्लानिंग जर्नी आप सभी ने सुनी, आप सभी ने सुना कि जिस एज में लोग लाइफ में कुछ नया करना छोड़ देते हैं, उस एज में सतीश सर जलवे करे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इनके साथ समय बिता चुका हूं, थाईलैंड के अंदर, गोवा के अंदर, और कई सारी ट्रिप्स हम लोगों ने साथ करी हैं, कई सारे अच्छे अच्छे होटलों के अंदर समय बिताया है। आप में से फ्यूचर में जितने भी लोग सतीश सर के साथ आते हैं, कभी भी इनके साथ में काम करने का आपको सौभाग्य मिले, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, आपको फील नहीं होगा कि आपको ये लगेगा कि आप अपने से भी छोटी उम्र के व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं। इतना एंजॉयमेंट, सर ऐसा इतना इनका। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने ये फील किया, मैं अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहूंगा, कि मैंने ये फील किया अगर कोई मेरी एज का आदमी, जैसे मेरी एज 57 चल रही है इस समय, मेरी एज का आदमी अगर यंग जनरेशन के साथ काम करता है ना, तो उसमें एनर्जी यंग जनरेशन की भी मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाती है सर। मैंने फील किया, मैं अपने आप को यंग फील करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, और उम्मीद है कि आपकी इस स्टोरी से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को, बहुत बड़ी प्रेरणा मिली होगी। और आने वाले समय में तो हम इस वीडियो को अभी आगे तक लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, कि आपकी टीम हमेशा जलवा करती रहे, हमेशा आपकी टीम के अंदर नए नए रिकॉर्ड बनते रहे, आप अपना डायमंडशिप लेवल बहुत जल्दी अचीव करें। और डायमंड ही नहीं, मैं बोलता हूँ अपनी टीम के डायमंडों की लाइन लगाएं, जिससे आप ब्रांड एम्बेसडर जल्द से जल्द बने। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पूरी जो भी इस सिस्टम को, टीम को सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।